हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादी अच्छे मुहूर्त में हो, ताकि बच्चों का दाम्पत्य जीवन सुखमय तरीके से बीते। हालांकि विशेष रूप से लड़की के माता पिता हर प्रकार की जानकारी इकट्ठा करते हैं कि लड़के का परिवार कैसा है, परिवार के सदस्य कैसे हैं, लड़के के माता पिता का स्वभाव कैसा है, लड़का क्या कार्य करता है, व्यवसाय करता है, नौकरी करता है, कहीं लड़के को कोई गलत शौक तो नहीं है, आदि आदि। और ये सब जानकारियां लेने के बाद जब लगभग लड़की और लड़के के संबंध में उनके माँ बाप एक दूसरे से संतुष्ट हो जाते हैं, तो किसी अच्छे पंडित के पास जाकर वे मुहूर्त पूछते हैं कि महाराज, हमारे बच्चे और बच्चियों के नाम, बच्ची के नाम ये है, आप बताइए कि विवाह का कौन सा मुहूर्त श्रेष्ठ रहेगा। एक बात तो मैं पहले बता दूं कि विवाह का मुहूर्त निकालने के पहले सामान्यतया लड़की और लड़के दोनों के नाम से गुण मिलाए जाते हैं। 18 और अधिक गुण होने पर माना जाता है कि विवाह शुभ रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों की जन्म कुंडली से विवाह के लिए उन दोनों के गुणों का मिलान करने पर गुण 18 से कम मिले, तो एक गलती कर जाते हैं यहां पेरेंट्स और कहते थे कि हम तो लड़की को घर पर इस नाम से बुलाते हैं, या लड़के वाले कह देते हैं कि हम लड़के को घर पर इस नाम से बुलाते हैं। यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा आपको कि यदि गुण मिलाना है तो या तो लड़की और लड़के दोनों के बोलते नाम से मिलाया जाए, या दोनों के जन्म नाम से मिलाया जाए। श्रेष्ठ जो रहता है वह जन्म राशि के नाम ही से गुणों का मिलान श्रेष्ठ रहता है। मान लो गुण 18 से अधिक मिल गए, लेकिन फिर भी क्या ऐसी कोई बात है जिससे कि योग्य पंडित आपको कह देता है कि भाई इनके 28 गुण तो मिल गए 36 में से, 36 में से 28 गुण मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा, ये विवाह ना करें। आपने पूछा क्यों? तो उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया कि इसमें नाड़ी दोष है। 8 अंक गुणों के मिलान में अकेले नाड़ी गुण के होते हैं, और जब लड़का और लड़की के नाड़ी गुण नहीं मिलते हैं, 0 अंक आता है, तो वह विवाह शुभ नहीं माना जाता है। और इसी कारण विद्वान पंडित
आपको यह कह देंगे कि यह विवाह नहीं हो सकता है या शुभ नहीं रहेगा। आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप लड़की लड़के के गुण जब मिलान करवाते हैं और उसमें पंडित जी कह देते हैं कि इसमें नाड़ी दोष भी है या केवल नाड़ी दोष ही है और बाकी सब गुण मिल रहे हैं, तो भावनाओं में बहकर आप कभी भी विवाह का निर्णय ना ले। तो एक तो विवाह का दोष जो बहुत ही महत्व रखता है वह नाड़ी दोष है, परंतु इसका जो कैलकुलेशन है, इसकी जो गणना है, वह लड़की और लड़के, कन्या और वर दोनों की जन्म कुंडली से किया जाता है। यहां आज जो मैं बतलाने जा रहा हूं वह यह है कि मान लो नाड़ी दोष नहीं है और विवाह तय पाई हो चुका है, कन्या और वर पक्ष के परिवार वाले चाहते हैं कि अच्छे मुहूर्त में दोनों का विवाह कर दिया जाए, तब पुनः आप विद्वान पंडित के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि पंडित जी कोई अच्छा सा मुहूर्त विवाह का निकालिए। पंडित जी ने बताया कि साहब अमुक अमुक तारीख को, अमुक वार को, अमुक लग्न में 8 रेखा का सवा है, बढ़िया है, आप कर लो। 9 रेखा का सवा है, बढ़िया है, आप कर लो। 7 रेखा का सवा है, बढ़िया है, आप कर लो। आपने सुना और आप विवाह की तैयारियां करते हैं, विवाह कर देते हैं, लेकिन कुछ समय अवधि बाद में मालूम पड़ता है कि लड़के और लड़की का जो दाम्पत्य जीवन है जितना सुख में होना चाहिए वह सुख में नहीं है। कारण कोई भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या कभी हमने ये सोचा कि ये जो 7 रेखा, 8 रेखा, 9 रेखा, 10 रेखा होती क्या है? विवाह मुहूर्त में इनका क्या महत्व है? यही बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। वैसे तो विवाह से संबंधित 21 दोष बताए गए हैं जिनको ध्यान में रखकर ही विवाह मुहूर्त निकाला जाना चाहिए, लेकिन उन 21 दोषों में 10 दोष बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिनमें विवाह मुहूर्त निकालते समय मुहूर्त निकालने वाले पंडित जी का बहुत उत्तरदायित्व बनता है कि वह अच्छे से लड़की या लड़के वाले दोनों में से जो भी आपके पंडित जी के पास गया है उन्हें समझाएं कि दोष क्या है और उस दोष का परिणाम क्या है। दोष बताने के पूर्व मैं आपको बता दूं कि ये जो 10 दोष है, ये 10 दोष ही रेखा बन जाती है जब विवाह मुहूर्त में ये 10 दोष नहीं लगते। मान लो विवाह मुहूर्त ऐसा निकला जिसमें पंडित जी कहते हैं साहब कि सर्वश्रेष्ठ विवाह मुहूर्त है क्योंकि 10 रेखा का सवा है। इसका मतलब यह हुआ विवाह के जो 10 दोष है उनमें से उस दिन, उस लग्न में और जिन नक्षत्रों में ग्रह, जिन राशियों में ग्रह मौजूद है, कोई सा भी दोष नहीं लग रहा है। इसका मतलब यह हुआ
कि 10 दोष में कोई दोष ना लगे तो 10 में से 10 अंक, 10 रेखाएं खींच दो, 10 रेखा का सावा बन गया। और यह सर्वश्रेष्ठ होता है जो पूरे वर्ष में बहुत कम सावे ऐसे निकलते हैं। मान लो कोई एक दोष है तो वह 9 रेखा का सावा कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 9 दोष नहीं लग रहे हैं। अगर 2 दोष है तो 8 दोष रहित, यानी कि दोष नहीं लग रहे, वह सावा 8 रेखा का हो जाएगा। 7 रेखा का तब बनेगा जब 3 दोष नहीं लगेंगे। यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, 5 और 6 रेखा का सावा जघन्य माना जाता है, और 5 रेखा के सावे से, 5 रेखा से कम का जो कम रेखाओं का सावा होता है उसमें तो विवाह मान्य ही नहीं होता है, करना ही नहीं चाहिए। ये जो 10 दोष है, मैं मानकर चलता हूं कि 7, 8, 9 रेखा के सावों में कोई दिक्कत विवाह मुहूर्त में नहीं होती है, और 10 रेखा का सावा मिल जाए तो उसका तो कहना ही क्या है। इसका मतलब मान्य 7 रेखा, 8 रेखा, 9 रेखा और 10 रेखा के साये है। यहां इन 10 दोषों के नाम में बताने जा रहा हूं, जो साथ में आपको बैकग्राउंड में मेरी तस्वीर भी दिख रही है इन दोषों की। पहला दोष है लता, दूसरा पात दोष, तीसरा युति दोष, चौथा वेद दोष, 5वां जामित्र, 6ठा प्राणबाण दोष, 7वां क्रांति साम्य, 8वां एकारगल, 9वां उपग्रह और 10वां दग्धातिथि दोष होता है। यहां एक चीज का आप ध्यान रखें कि 2 दोष ऐसे हैं कि जिनमें कम से कम आप अगर ब्राह्मण को पूछते हैं, मुहूर्त निकालने वाले ब्राह्मण को पूछते हैं कि भैया आप तो सच्ची सच्ची बताओ कि ये दोष कौन सा है, और वो ये कह दे कि लता दोष में एक दोष जो मंगल के साथ वाला है वो प्राण दोष है, और एक जो 6ठे नंबर पर मैंने आपको बताया प्राण बाण दोष। मेरा आपसे यहां यही कहना है, या मेरी एक सलाह उन सब पेरेंट्स के लिए है जो इस वीडियो को सुनने के बाद अपनी बच्ची या अपने बच्चे के लिए विवाह मुहूर्त निकलवाने जाते हैं। वे मुहूर्त निकालने वाले ब्राह्मण से कहे कि भैया साफ साफ बता, ये 9 रेखा तो ठीक है, 8 रेखा सही है, 7 रेखा सही है, लेकिन जो ये 1 या 2 या 3 दोष है ये कौन से है, और इन दोष के होने पर लड़के के साथ या लड़की के साथ या दोनों के मध्य क्या संकट उत्पन्न होगा। यदि आपको वह 9 रेखा का सावा बताता है लेकिन प्राण दोष बताता है, प्राण बाण दोष बताता है, मेरी सलाह है कि आप दूसरा मुहूर्त निकलवा लीजिए। यदि लता दोष है, पंचांग में केवल लता दोष लिखा हुआ है, आप ब्राह्मण से निवेदन करें, पंचांग देखने वाले से, क्या आप पता लगाइए कि इस लता दोष के अंदर कहीं प्राण दोष तो नहीं है। यदि वो कहता है कि हां है, तो प्लीज मेरी आपको यही सलाह है कि आप उस मुहूर्त को टालकर कोई दूसरा मुहूर्त ले लीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि विवाह मुहूर्त में सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त वह होता है जो 10 रेखा का होता है। रेखा का मतलब मैंने आपको बताया दोष रहित,
विवाह मुहूर्त। जब पूरे 10 दोष रहित विवाह मुहूर्त है वह सर्वश्रेष्ठ होगा। लेकिन आप 7 रेखा, 8 रेखा, 9 रेखा के अगर विवाह मुहूर्त है तो उन्हें भी आप अपना सकते हैं। ध्यान रखिए कि विवाह के लिए जो मुहूर्त निकलवाते हो आप, केवल रेखाओं का ही महत्व नहीं है कि विवाह मुहूर्त कितने रेखा का है, बल्कि और भी बहुत सी बातें हैं। जैसे सूर्य की पूजा है, गुरु की पूजा है, कौन सा लग्न पाणी ग्रहण का अच्छा रहेगा, आदि आदि और भी बहुत सी बातें हैं जिनको फिर कभी मैं अपने अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। यहां बस इतना ही कहकर कि विवाह के इन 10 दोषों के बारे में आप स्वयं तो चूंकि एक साधारण मेरे जैसे इंसान है, मान लो नौकरी पेशा व्यवसाय करने वाले इंसान हैं, आप तो इनका गहन अध्ययन नहीं कर सकते, लेकिन आप पूछ तो सकते हैं ना, जिससे विवाह मुहूर्त आप निकलवा रहे हैं कि वो दोष कैसा है, लड़की या लड़के के लिए भारी रहेगा या उनके परिवार के लिए भारी रहेगा, उनके जीवन के लिए, उनकी जिंदगी के लिए भारी रहेगा। आप निश्चित रूप से इन्हें मालूम करके और उसके पश्चात ही आप विवाह मुहूर्त, विवाह की तारीख तय करें। थोड़ी सी भी अगर आपको शक, शुबा हो, शंका हो, डाउट हो, तो आप कोई अगली तारीख का, पिछली तारीख का विवाह मुहूर्त ले ले, अर्थात स्वीकार करे और दूसरे मुहूर्त में विवाह करे। मुझे उम्मीद है कि आज की इस बात को आप ध्यान में रखकर ही विवाह मुहूर्त निकलवाएंगे। जय श्री कृष्ण।